हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी कसौधन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे जो पहले की हमारी वीडियोस रही हैं उसमें हम लोगों ने चैप्टर 11 तक का डिस्कशन कर लिया। इवन चैप्टर 11 का हम लोगों ने आपके चैप्टर 11 में 3 पोएम्स हैं, उसमें से हमने हमारी अबाउट द ऑथर और फर्स्ट पोएम को डिस्कस कर लिया है एंड इस वीडियो में हम चैप्टर 11 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आपके कोर्स के जो बाकी 2 पोएम्स बचे हुए हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चैप्टर 11 आप कंटिन्यू करने के लिए इससे पहले की जो वीडियो है उससे देख लीजिएगा एंड ऑब्वियसली अगर आप चैप्टर 11 से पहले के चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो सारे वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो विद चैप्टर 11 जो कि है रामानुजन की पोएम आर्बिटरी। अच्छा, इससे पहले की जो पोएम थी माय मदर एंड अदर थिंग्स, वो इससे पहले की वीडियो में है एंड इस वीडियो में हमने आर्बिटरी से स्टार्ट किया है। आर्बिटरी की सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन से पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिंपल सा है कि ये 8 स्टैंजा वाली पोएम है। इसमें टोटल 8 स्टैंजाज हैं एंड हर स्टैंजा जो है उसमें 7 लाइन्स है। फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स में लिखी गई है यानी कि इसमें कोई भी आपको मीटर नहीं मिलेगा, कोई भी रिदम नहीं मिलेगा, कोई भी राइमिंग स्कीम आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके कोर्स में जितने भी एक रामानुजन के पोएम्स हैं उसमें मीटर आपको देखने को मिलेगा, ना कोई रिदम मिलेगा, ना कोई रिदम आपको देखने को मिलेगा, बट राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम रिदम अगर मैं पोएम में कह रही हूँ दिख रहा है एंड राइमिंग स्कीम नहीं यूज हो रही, तो रिदम कैसे दिख रहा है? रिदम के लिए इन्होंने सिंपल सा यूज किया है जो आपके कोर्स में है भी, कि लिटरेरी डिवाइसेस का इन्होंने यूज किया है। पर्टिकुलरली इन्होंने इमेजिनरी का बहुत ज्यादा यूज किया है अपनी पोएम में, पर्टिकुलरली इस पोएम में। ठीक है, एंड मेटाफर भी बहुत यूज किया है उन्होंने एंड इन्हीं दोनों चीजों की हेल्प से या इन्हीं लिटरेरी डिवाइसेस की हेल्प से इन्होंने पोएम का जो रिदम है उसे मेंटेन रखने की कोशिश की है। सो ये तो बात हो गई पोएम की। अब हम चलते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन पे। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा, स्टार्ट करते हैं। फादर व्हेन ही पास्ड ऑन left dust on the table of papers, left debt on and daughters, a bedwetting grandson named by the toss of a coin after him. सो एक चीज मैं स्टांजा एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी, वो ये है अगर किसी ने जो पुरानी मूवीज होती थी उसमें होता नहीं था कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता था, मेन कैरेक्टर होता था, सो यूजुअली क्या रहता है, उसके पापा की डेथ हो चुकी होती थी, माँ विडो होती थी, घर में बहनें होती थी जिनकी शादी करनी होती थी, भाई होता था एंड बच्चे होते थे। ठीक, तो मेन प्रोटैगनिस्ट पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी एंड इसको कॉमिकल टोन में भी कई मूवीज में दिखाया गया है। ठीक, तो वैसा ही कुछ सेटअप जो है वो इस पोएम में भी है कि पोएट के फादर की डेथ हो चुकी है। टू बी एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने फादर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे फादर की बात हो रही है, तो हम मानेंगे कि वो किसी फादर फिगर की बात कर रहे हैं, मे बी इमेजिन करके बात कर रहे हैं एंड कैन बी कि वो अपने ओन फादर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है कि इनके फादर की डेथ हो गई है, इनके पास क्या क्या बचा हुआ है, एक विडो माँ बची हुई है, बहनें बची हुई हैं जिनकी शादी करानी है, बच्चा है घर में, रोता हुआ बच्चा है, यानी कि आप कह सकते हो इन्फेंट है, टॉडलर भी नहीं है, वो इन्फेंट है। लाइन आपकी यहाँ पे है, बेड वेडिंग ग्रैंडसन, यानी कि वो अभी भी बिस्तर गीला कर रहा है, तो चांसेस आर कि वो या तो एक यंग टॉडलर है या तो वो एक इन्फेंट है। ठीक, एंड घर में इनके पास भाई नहीं है, सो ही इज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली आफ्टर हिज फादर। ठीक है, पापा के जाने के बाद घर के सोल अर्नर जो है वो पोएट बन गए। ठीक, तो इस कॉन्टेक्स्ट को आप ध्यान में रखिएगा। आप चाहे तो कॉमिकल सेंस में याद रख सकते हैं कि पोएट की एक माँ है, 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, बहनों की शादी करानी है, जो भी आपका कॉमिकल सेंस रहता है आप उसमें याद रख सकते हैं, बट पोएम का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट यही रहने वाला है। ठीक, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो पहली लाइन तो बहुत फ्री वर्स में है, तो लाइंस बहुत सिंपल होने वाली हैं एंड इवन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आई डोंट थिंक आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी, आप लाइंस पढ़ के ही उसका मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, मे बी लिटरेरी डिवाइसेस आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, बट मीनिंग जो है वो टू सम एक्सटेंट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप निकाल लोगे। ठीक है, सो पहली लाइन सिंपल सी है, फादर व्हेन ही पास्ड ऑन, यानी कि जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई है तब क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या छोड़ा। पहले तो वहां पे बहुत सारा एक टेबल है जिसपे बहुत सारी डस्ट है,
पेपर्स के ऊपर डस्ट है, यानी कि टेबल है, टेबल के ऊपर पेपर्स रखे हुए हैं एंड उन पे जो है बहुत सारी डस्ट है। ठीक, इसके अलावा क्या छोड़ा उन्होंने, डेप्थ छोड़ा। डेप्थ कहते हैं जो आपका कर्ज होता है उसे कहते हैं। ठीक, यानी कि इनके फादर ने मरने से पहले बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था एंड अब जब वो मर गए हैं तो उस कर्ज को चुकाना है एंड वो उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी भी पोएट के ऊपर आई है। इसके बाद जो है आगे उन्होंने कहा कि डॉटर्स, यहाँ पे ये सिस्टर्स, अपनी सिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, फादर की डॉटर है बट ये सब कौन हो गई, पोएट की सिस्टर्स हो गई। तो सिस्टर्स है, ऑब्वियसली सिस्टर है तो सिंपल सा है कि उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, इसी वजह से वो अपने पोएट के साथ है। ओके, इसके आगे क्या है, अ बेड वेडिंग ग्रैंडसन। ग्रैंडसन पापा का ग्रैंडसन है, यानी कि हो सकता है पोएट का बेटा हो या फिर पोएट के किसी सिबलिंग का बेटा हो। ठीक है, बेड वेडिंग मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि बेड वेडिंग का मतलब हो गया कि वो बिस्तर अभी भी गीला कर रहा है, यानी कि या तो वो इन्फेंट है या तो यंग टॉडलर है। ठीक है, एंड इस ये जो ग्रैंडसन है, ये जो छोटा बच्चा है, इसके साथ क्या हुआ है कि इसका नाम जो है वो सिक्का उछाल के डिसाइड किया गया। ठीक है, सिक्का उछाला गया, उसमें इनके पिताजी का नाम आ गया तो पिताजी के नाम पे उस बच्चे का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल मीनिंग हो गई, आप कह सकते हो ऊपर ऊपर से इसकी मीनिंग हो गई। अब थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं। डेप्थ में ये स्टैंजा सिंपल सा है कि जब मेरे पिताजी की डेथ हुई, ठीक है, तब उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ी। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहले तो बहुत सारे कागजात, जितने भी ये जो लाइन है, लेफ्ट डस्ट ऑन द टेबल ऑफ पेपर्स। ठीक है, ये बताता है कि कितनी सारी जिम्मेदारियां रखी गई हैं। जिनके फादर फिगर या मदर की डेथ हुई है वो समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई आपका फादर फिगर या फादर हटता है लाइफ से तो आपके ऊपर सडनली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, स्पेशली अगर आप घर के एल्डर चाइल्ड हो। ठीक, तो वही चीज इनके साथ बुरा है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ आ गई हैं। ओके, ये आपका मेटाफर की तरह ट्रीट हो रहा है। देखिए, ये जो आपकी सेकेंड लाइन है एंड मीनिंग मैंने आपको बता दिया, दिस शोज द लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पोएट के ऊपर आने वाली। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पहला तो है डेप्थ यानी कि कर्ज, दूसरा है बहनों की शादी, तीसरा घर में एक छोटा बच्चा है। अब ये सारी जो कंडीशन है ये सब क्या बताती हैं कि पोएट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी या उनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बेकार थी या बहुत खराब थी। ठीक है, ये सब आपकी ये तीनों लाइंस, ठीक है, ये स्टार्ट मिड की तीनों लाइंस जो हैं वो बस इतना ही शो कर रही हैं कि पोएट की जो फाइनेंशियल लाइफ थी, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो पुअर थी, उनके पास डेप्थ था, उनके पास मे बी इनकम का कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी थी एंड ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेप्थ की हो गई, डॉटर की हो गई एंड ग्रैंडसन की हो गई। ये तीन, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। लास्ट की टू लाइंस ये बस ये शो करता है कि इनकी फैमिली में जो है सिचुएशन बहुत ही पुअर थी एंड जो डिसीजंस लेने की, यानी कि घर के एल्डर्स की जो डिसीजन लेने की पावर थी या डिसीजन मेकिंग थी ना, वो भी पुअर थी, पुअर डिसीजन मेकिंग भी थी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई सोचता नहीं था। आप ये सोचिए कि बच्चे का नाम रखना है एंड उन्होंने क्या किया, सिक्का उछाल लिया, भैया बस नाम तय कर लिया। यूजुअली पेरेंट्स को अगर आप देखेंगे तो वो अपने पूरी लिस्ट बना लेते हैं बच्चों के नाम की, भैया लड़का हुआ तो ये रखेंगे, लड़की हुआ तो ये रखेंगे, पूरी लिस्ट बनती है। बट इनकी फैमिली में क्या हुआ कि भैया सिक्का उछाला गया, पिताजी का नाम आया, पिताजी ने अपना नाम पे रख दिया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टैंजा बस यही शो कर रहा है कि पोएट के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके फैमिली कंडीशन प्रॉपर नहीं है एंड उनके जो एल्डर्स हैं यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारी पुअर डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा। लिटरेरी डिवाइसेस, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये मेटाफर है, यहाँ से ये जो है आपका इमेजिनरी आ जा रहा है, इवन ये भी आप इमेजिनरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि आप इमेजिन कर पा रहे हैं एक टेबल जिसपे बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं एंड उस पर डस्ट है। ठीक, आप ये भी इमेजिन कर पा रहे हो कि उनके ऊपर कर्ज है, उनकी बहनें भी हैं, घर में एक छोटा बच्चा भी है, तो ये तीनों लाइन ओवरऑल मिला के इमेजिनरी बन जाती है। ठीक है, बस इस स्टैंजा में यही है। अब हम चलते हैं आगे के लाइंस पे। सेकंड स्टैंजा सो सिंपल सा है इसमें, अ हाउस दैट लीन्ड स्लोली थ्रू अ growing ears on a bent coconut tree in the yard, being the burning type, he burned properly at the क्रिमेशन। तो सिंपल सा है, अभी तक उन्होंने अपने फैमिली कंडीशंस बताई। ठीक है, अब वो अपने घर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं ये भी पूरा जो है
ये जो 4 लाइनें हैं ये भी इमेजिनरी की तरह आप ले सकते हैं, ये भी इमेजिनरी है। मैं बता रही हूँ कैसे आप इमेजिन करेंगे। आप इमेजिन कीजिए एक घर है, ठीक है, आप घर भी नहीं, वो बहुत बुरी कंडीशन में, ठीक है, लाइक टूटा-फूटा घर है एंड उस घर के पास जो है एक कोकोनट ट्री है एंड कोकोनट ट्री क्या होता है, वो थोड़ा-सा बेंट होता है, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं खड़ा होता, वो हल्का-सा बेंट होता है, ठीक? हल्का-सा मुड़ा हुआ होता है, तो वैसे ही जैसे वो कोकोनट ट्री बेंट है, ठीक है? वैसे ही जो घर है वो कोकोनट ट्री की तरफ बेंट है, यानी कि कोकोनट ट्री से सपोर्ट ले रहा है, ठीक? सो ये आपको होपफुली आपको ये इमेज क्लियर हो रही होगी कि एक घर है, उसका जो है फाउंडेशन जो है वो टूट रहा है एंड वो पास में कोकोनट ट्री पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक? ये इमेजिनरी आपको समझ में आ गई? इसके डीपर मीनिंग की जब मैं बात करती हूँ तो दिस जस्ट शोज कि इनके जो घर की कंडीशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो इतनी ज्यादा खराब थी कि भैया वो दूसरों पे आश्रित थे या वो दूसरों पे डिपेंड कर रहे थे कि हेल्प के लिए या सपोर्ट के लिए, ठीक है? डेप्थ ऑब्वियसली जब आप किसी से कर्ज ले रहे हो तो यही चीज शो होती है कि आप खुद चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको दूसरों की जरूरत पड़ रही है, ठीक? यही कंडीशन जो है वो इन्होंने इन 4 लाइनों में दिखाने की कोशिश की। एक तो उन्होंने जो एक्चुअल कंडीशन है उनके घर की वो उन्होंने दिखाई है, दूसरा इसके थ्रू जो है उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस प्रॉपर नहीं थी, ओके? नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रिमेशन। बर्निंग टाइप भैया फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल चल रहा है यहाँ पे? नहीं, बर्निंग टाइप ये मेटाफर है एंड इसका मीनिंग क्या आ रहा है? इसका मीनिंग ये आ रहा है कि वो बहुत ही अग्रेसिव इंसान थे, बहुत ही गुस्सैल इंसान थे, ठीक है? अग्रेसिव थे एंड ही हैड अ शॉर्ट टेम्पर। उनको गुस्सा बहुत आसानी से आ जाता था उनको, इनके पिताजी को। बीइंग द बर्निंग टाइप, यहाँ पे वो अपने फादर की बात करें, ये जो ही है वो इनके फादर के लिए। जलने जलाने की बात नहीं हो रही है, गुस्से की बात हो रही है मेटाफर की तरह। एंड इसको भी जो है उन्होंने 2 सेंस में लिया है। एक इन्होंने ले लिया कि भैया मेरे फादर जो है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान थे, बहुत ही गुस्सैल इंसान थे एंड सिंस वो गुस्सैल इंसान थे, ठीक, वो बस एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करें। सिंस वो गुस्सैल इंसान थे तो क्या हुआ उनके साथ कि वो बड़ी आसानी से जल गए। क्रिमेशन में अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो बॉडीज को जो है वो क्रिमेट किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है, ठीक है? सो उनका सिंपल सा कहना है कि क्रिमेशन जब हो रहा था, यानी कि जब उनके पिताजी की बॉडी को जलाया जा रहा था, उनके पिताजी को जलाया जा रहा था, तब वो बहुत ही गुस्सैल इंसान थे, इसी वजह से वो बड़ी आसानी से जल गए, ठीक है? प्रॉपरली जल गए। होप आपको ये स्टैंजा क्लियर होगा। अब हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे। एज बिफोर इजिली एंड एट बोथ एंड्स left his eye coins in the ashes that didn't look one bit different. Several spinosuses, rough sunburn to coal for suns. अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ये क्रिमेशन के बाद, यानी कि जब उनके फादर की डेड बॉडी जल गई थी उसके बाद का है। आप कह सकते हो कि ये उनके एशेज यानी कि राख के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? एंड ये जो 2 लाइन्स हैं, स्पेशली जो लेफ्ट हिज आई, ये हिंदुइज्म में या हो सकता है उनकी फैमिली में ये कस्टम रहा हो कि जब इंसान की बॉडी को जलाया जा रहा है या बॉडी को क्रीमेट करने के लिए ले जाया जा रहा है, लकड़ियों के ऊपर रखा जा रहा है, तब उनकी आईज के ऊपर कॉइन्स रखे जा रहे हैं जिसके थ्रू वो आफ्टर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं इजिली, ठीक है? सो एशेस को डिस्क्राइब किया उन्होंने इस स्टैंजा में। अब देख लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि वो एक तो बड़ी ही आसानी से वो जल गए, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों एंड से जले, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पैर से जलते जलते ऊपर चले गए, बहुत प्रॉपरली जले, बहुत ही ईजिली जले एंड वो एक पॉइंट आ गया जहाँ पे हेड टू टो उनकी पूरी बॉडी जो है वो जल गई थी। ये वो इतना कहना चाह रहे हैं इस लाइन के साथ, ठीक है? एंड इसके बाद क्या हुआ कि ये जो आई कॉइन्स, जो उनके आंखों के ऊपर कॉइन्स रखे गए थे, वो कैसे रहे, वो एशेस के बाद, मतलब एशेस के साथ भी वो बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रहे थे, ठीक है? इतना आपको समझ में आया कि आइस के ऊपर, डेड बॉडी की आइस के ऊपर कॉइन्स रखे गए थे एंड क्रिमेशन कंप्लीट होने के बाद जब पूरी डेड बॉडी जो है वो एशेस बन गई, राख बन गई, उसके बाद भी क्या हुआ, जो कॉइन्स रखे थे वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। चेंज क्या हुआ, इनके फादर की बॉडी चेंज हुई जो कि ऐश में बन गई थी एंड ये ऐश को उन्होंने कैसे दिखाया, सेवरल स्पाइनल डिस्क रफ, सम बर्न टू कोल फॉर सन्स। बेटों के लिए जो है
ये राख जो है वो रखी है एंड ये राख की इमेजिनरी उन्होंने दिखाई है कि राख कैसी दिख रही है, एशेस की है एंड ये इमेजिनरी है। राख कैसी है भैया, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की जो हमारी डिस्क होती हैं, वर्टिबल कॉलम्स जो होते हैं वो देखने को मिल रही हैं। जो बोन्स हैं वो पूरी तरीके से जल के जैसे लग रहा है कि कोयला टाइप की बन चुकी हैं। एंड ये जो राख है, ये जो एशेज हैं वो किसके लिए, बेटों के लिए बची हुई हैं। अब लिटरेरी डिवाइसेस सिर्फ जितने थे मैंने बता दिए, एक बचा हुआ है वो आप देख लो। सेवरल स्पाइनल डिस्क, ये जो है आपका एलिट्रेशन है, ठीक है, एलिट्रेशन है। इसके अलावा इस स्टैंजा में तो थोड़ा सा यूज किया इन्होंने एल्यूशन का। एल्यूशन का क्या मतलब होता है, एल्यूशन मतलब होता है जब आप किसी चीज का रेफरेंस लेके अपने पोएम में बात कर रहे हो। तो ये जो इन्होंने रेफरेंस लिया, हिज लेफ्ट हिज आई कॉइंस, ये हिंदू कल्चर का, हिंदुज्म का रेफरेंस लिया है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में ये और प्रॉपर एल्यूजन लेंगे। यहाँ पे इन्होंने एल्यूजन लेना स्टार्ट किया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एल्यूजन का एग्जाम्पल बताइए तो थर्ड स्टैंजा को मत बोलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि थर्ड स्टैंजा से उन्होंने स्टार्ट किया। फोर्थ स्टैंजा में उन्होंने एल्यूजन बहुत अच्छे से दिखाया है, जब उन्होंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्रिमेशन किस तरीके से हो रहा है, या जो डेथ के बाद जो रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं उनका पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो एल्यूजन का एग्जाम्पल होगा। ओके, इमेजिनरी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे देखिए आपकी सेंटेंसेस खत्म नहीं हुए हैं बट लाइन कंटिन्यू हो गई है, इसको हम लोग बोलते हैं इंजक्टमेंट, ठीक। जब लाइन कंटिन्यू हो रही हो, 2 लाइन 3 लाइन को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाया जा रहा हो, ठीक। या आप कह सकते हो कि लाइन सडनली जब ब्रेक हो रही है एंड वो सेंटेंसेस जो है वो सडनली ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं। ये हो गया आपका थर्ड स्टैंजा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। टू पिक gingerly and throw as the priest said, facing east where 3 rivers meet, near the railway station, no long standing headstone with his full name and 2 dates. ओके, सो इसमें इन्होंने 2 कल्चर्स की बात की है, ठीक। हिंदू है तो ऑब्वियसली हिंदुइज्म की इन्होंने बात की ही है, ठीक, वो तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। बट इन्होंने क्रिश्चियनिटी की भी इसमें बात की है। कहाँ बात की है, क्रिश्चियनिटी की बात इन्होंने लास्ट की 2 लाइंस में की है, ठीक। मैं आपको बताती हूँ अभी क्या हुआ। मैंने कहा कि उनकी जो राख है वो बेटों के लिए बची हुई। क्यों बची हुई है, ताकि बेटे जो है उन्हें हल्के हाथ से, जिंजरली यानी कि बहुत सॉफ्टली उन्हें पिक करें, ठीक। तो सॉफ्टली उन्हें पिक कर लें, हल्के हाथ से जो उनके एशेज हैं उन्हें पिक कर लें। एंड इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे जो लाइन्स है इसमें उन्होंने मरने के बाद के रिचुअल को क्या कहते हैं, क्रिमेशन के बाद का जो हिंदुइज्म में रिचुअल होता है उसकी बात की उन्होंने, जिसमें हम अस्थियां जो है वो किसी नदी में डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसे जो है प्रीस्ट ने यानी कि पंडित ने कहा था क्या करना है, इन्हें हल्के हाथों से उठा लेना है, इन्हें किन्हें, एशेस को, जो उनकी अस्थियां हैं उन्हें हल्के हाथ से उठा लेना है। पंडित ने कहा है कि ईस्ट साइड में फेस करते हुए यानी कि ईस्ट की तरफ देखते हुए उन्हें नदी में डालना है। कैसी नदी में डालना है, जहाँ एक ऐसी नदी या एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 रिवर्स जो है वो मीट हो रही है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने त्रिसंगम की बात की। एक प्लेस है जहाँ पे यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों नदियां आके मिलती हैं, ये उस संगम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये संगम का पॉइंट कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन के पास है, ठीक। ये संगम का जो पॉइंट है ये रेलवे स्टेशन के पास है। यहाँ पे इनका हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये एशेस जब मैंने राख में डाल दी, उसके बाद सॉरी ये एशेस जो है वो मैंने जब रिवर में डाल दी तो क्या हुआ भैया, मेरे फादर का कोई भी हेडस्टोन नहीं बना। हेडस्टोन क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में होता है। इसमें क्या होता है कि आप बॉडी को जो है, जो इंसान होता है उसको आप क्रीमेट करने की जगह बरी कर देते हो, यानी कि गाड़ देते हो, ठीक है। सो जब आप बरी करते हो तब सिंपल सा है कि आप वहां पे एक टूम स्टोन या हेडस्टोन लगाते हो जिसमें इंसान का पूरा नाम लिखा होता है, ठीक है, एंड डेट्स लिखी होती हैं, कब से कब तक, मतलब उसकी बर्थ और उसकी डेथ डेट दोनों साथ में लिखी होती, ठीक है। सो सिंपल सा है, इन दोनों लाइंस में, लास्ट की 2 लाइंस में वो यही कह रहे हैं कि ये जो राख है वो मैंने संगम में डाल दी, एंड संगम में डालने के बाद क्या हुआ, मेरे फादर का कोई हेडस्टोन नहीं बना, कोई टूम स्टोन नहीं बना, एंड उस टूम स्टोन पे जो है ना ही उनका नाम पड़ा, ना ही उनकी कोई डेट पड़ी।
सिंपल सा है, वो एक कनेक्शन अपने फादर के साथ फील करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके डेथ के बाद वो फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई एशेस चली गई, एशेस आपने डाल दिए, सब हो गया, ठीक। तो कोई कनेक्शन, कोई एक फिजिकल चीज नहीं रह गई जिससे आप अपने फादर से कनेक्टेड फील कर सको, वो पोएट अपने फादर से कनेक्टेड फील कर सके, एंड वही चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको पहले भी कहा था कि एल्यूशन जो है आपको फोर्थ स्टैंजा में देखने को मिलेगा, तो ये एल्यूशन है, ठीक है, एल्यूशन है प्लस स्टैंजा, इस स्टैंजा में सिर्फ एल्यूशन ही है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। फिफ्थ स्टैंजा, टू होल्डिंग देयर parenthesis everything he didn't quite manage to do himself, like his Caesarean birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market. So अब वो सिंपल सा है, होल्डिंग देयर पेरेंथेसिस, वो जो डेट्स होते हैं वो पेरेंथेसिस में होते हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं, पिछले वाले स्टैंजा से कनेक्टेड है। एंड जैसे इनके फादर का कोई कंट्रोल नहीं था कि वो किस, मतलब उनकी डेथ के बाद क्या होगा, वैसे ही वो कह रहे हैं कि आगे भी उनकी लाइफ में, मतलब थ्रू आउट हिज लाइफ, उनके पिताजी की जितनी भी लाइफ रही है, पूरी लाइफ में उनके पिताजी के पास कोई कंट्रोल रहा ही नहीं, ठीक है। उन्होंने बस लाइफ जी है, किसी भी तरीके से वो बस जीते चले गए हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। अब इसका एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया है कि भैया लाइक हिज सिजेरियन बर्थ, कि उनका जो बर्थ था वो नेचुरल नहीं था, मतलब प्लान नहीं था, वो खुद से नहीं हुआ था, ठीक। उनका जो बर्थ था वो भी किसी दूसरे के लिए दूसरे के इंटरफेरेंस, यानी कि डॉक्टर्स के इंटरफेरेंस के साथ हुआ था। एंड उनका बर्थ कैसा हुआ था, ऑपरेशन के साथ हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्राह्मण गेटो, गेटो आप कह सकते हो एक छोटा सा एरिया जहाँ पे मतलब एक ही कास्ट के जितने गरीब लोग हैं वो साथ में रहते हैं, ठीक है, उसे गेटो कहते हैं, ठीक। सो गेटो में हुआ है, इस पे भी, इनकी बर्थ पे भी इनका कोई कंट्रोल नहीं था। एंड अल्टीमेटली जो है इनके फादर की डेथ किससे हुई है, हार्ट फेलियर से हुई है। फ्रूट मार्केट में इनके फादर की डेथ भी हो गई थी, ठीक। तो इनके फादर का पूरी लाइफ में कहीं पे भी कोई कंट्रोल नहीं था, वो बस ऑटोनोमस एक मामूली जिंदगी जीते चले गए हैं और उसके बाद मर भी गए, ठीक। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो बस यही चीज आ रही है कि यहाँ पे जो है ये 2-3 जो लाइंस हैं इसमें उन्होंने इमेजिनरी यूज करके इनके फादर की लाइफ को पोर्ट्रे किया है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। सिक्स्थ स्टैंजा, बट समवन टोल्ड मी ही गॉट 2 लाइंस इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ मद्रास न्यूज़पेपर sold by the kilo exactly 4 weeks later to street hawkers. अब क्या, इससे पहले वाले स्टैंजा में वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके पापा ने कितनी छोटी बेकार मामूली जिंदगी जी है जिसपे उनके पिताजी का कोई कंट्रोल नहीं था, वो बस एक नॉर्मल ऑटोनोमस जिंदगी जीते चले गए हैं। एंड उन्होंने ऐसी जिंदगी जी है जिससे किसी को कोई इन्फ्लुएंस हुआ ही नहीं, ठीक। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि बट कुछ ही दिनों पहले इन्हें पता चला है, किसी ने इन्हें बताया है कि इनके पिताजी के बारे में न्यूज़पेपर में 2 लाइंस लिखी गई, ठीक है। इनको दुख हो रहा था कि मेरे फादर की डेथ हो गई, तो कोई किसी तरीके से कर नहीं रहा है, किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है एक्सेप्ट मेरे ऊपर या मेरी फैमिली के अलावा और किसी के ऊपर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस इनके पिताजी ने नहीं दिया, ठीक। एंड कोई कुछ कर नहीं रहा, लाइक आज फादर की डेथ हुई है, 2 दिन बाद हर कोई इन्हें भूल जा रहा है। यही चीज को उन्होंने आगे दिखाया कि मुझे जो है किसी ने बताया कि एक मद्रास का न्यूज़पेपर था जिसमें मेरे पिताजी के लिए 2 लाइंस लिखी गई थी। अब ये फिर से इनके पिताजी की जो मामूली जिंदगी है या आप कह सकते हैं एक वर्थलेस जिंदगी को दिखाने के लिए आगे की लाइंस पोएट ने बोली हैं। क्या बोला है उन्होंने कि ये जो मद्रास न्यूज़पेपर है वो इतना ज्यादा मामूली न्यूज़पेपर है कि वो प्रिंट होने की, जैसे आज अगर वो प्रिंट होके आया है तो अगले महीने तक जो है वो 1 किलो के भाव से जो कबाड़ी वाले होते हैं उनमें बेच दिया जाता है, इतना मामूली पेपर है वो। सिक्स्थ स्टैंजा इवन फिफ्थ स्टैंजा, दोनों स्टैंजास के साथ जो है वो बस अपने फादर की जो मामूली जिंदगी है उसे हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। इवन इसके साथ भी कर रहे हैं कि भैया 2 लाइन ही, सिर्फ कुछ नहीं बोला गया, बस 2 ही लाइन तो आए न्यूज़पेपर में। बाकी इस स्टैंजा में भी डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हो, इसलिए इमेजिनरी है कि प्रॉपर आप वो प्रॉपरली डिस्क्राइब करें कि एक न्यूज़पेपर है जिसमें जिसको जो है किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो इस स्टैंजा में भी आप इमेजिनरी देख पा रहे हो। ओके, सेकंड लास्ट स्टैंजा है हमारी पोएम का, देखते हैं क्या है। हु सेल इट इन रिटर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज वेयर आई बाय सॉल्ट, कोरिएंडर एंड जैगरी इन न्यूज़पेपर कोन्स दैट आई यूजुअली रीड।
अच्छा, इस स्टैंजा के साथ भी उन्होंने जो है अपने फादर की जो आप कह सकते हो वर्थलेस ज़िंदगी है उन्हें दिखाने की कोशिश की है। 3 स्टैंजाज़ हो गए जिसके साथ उन्होंने अपने फादर की वर्थलेस लाइफ को दिखाने की कोशिश की है। ठीक? अब कैसे? ये जो 1 किलो के हिसाब से हम कबाड़ी वाले को बेच दिया करते हैं, वो कबाड़ी वाला क्या करता है, इन न्यूज़पेपर को जो है जो छोटे ग्रोसरी वाले होते हैं या छोटे दुकानदार होते हैं, उन्हें बेच देता है। एंड ये दुकानदार जो छोटे दुकानदार होते हैं, ये क्या करते हैं, उसका पेपर कोन यानी कि ठोंगा बना के आप कह सकते हो या पेपर बैग बना के क्या करते हैं, उसमें सामान बेचते हैं। अब ये छोटी ग्रोसरीज़ वाले कैसे लोग हैं, जहाँ से जो है पोएट जो है वो अपनी डेली चीज़ों को लेता है, छोटी-छोटी जो राशन के सामान होते हैं उन्हें लेता है। तो सॉल्ट ले रहा है, कोरिएंडर ले रहा है, जागरी, गुड़ को जागरी कहते हैं, ठीक है? तो वो छोटा-छोटा जो घर का घरेलू सामान होता है ना, उसे ऐसी दुकान से लेते हैं, ठीक है? एंड उसमें भी पोएट की क्या हैबिट कि जब उन्हें ये छोटे-छोटे ये जो बैग्स मिलते थे, पेपर बैग्स मिलते थे, पेपर कोन्स मिलते थे, तब वो पेपर को रीड करते थे। तो अगेन ये एक और ये लाइन जो है एक और हिंट देता है कि पोएट की जो लाइफ थी वो कैसी थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी थी कि वो एक न्यूज़पेपर भी नहीं खरीदते थे, वो पेपर कोन्स को रीड कर रहे होते थे, पेपर बैग्स को रीड कर रहे होते थे। हर जगह इससे पहले वाले स्टैंजा में भी उन्होंने अलग-अलग चीज़ों से अपने फादर की लाइफ को वर्थलेस दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ पे भी ये जो इन्होंने सॉल्ट, कोरिएंडर, जागरी की बात की है, इसके साथ भी वो अपने फादर की जो वर्थलेस या आप कह सकते हो एकदम कॉमन लाइफ दिखाने की कोशिश की है कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। जैसे नमक, धनिया और गुड़ है ना, वैसे ही ज़िंदगी मेरे पापा ने बिता दी। ठीक? वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके? सो ये है आपका स्टैंजा। इसमें भी अगर लिटरेरी डिवाइसेस आप देखोगे तो यहाँ पे आप बड़ी इजीली आपको इंजेक्टमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? लाइंस टूट रही हैं अलग-अलग, मतलब लाइंस में जो है वर्ड्स को डाला गया, ओके? अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा पे। एंड स्टैंजा है फॉर फन and lately in the hopes of finding these arbitrary lines and he left us a changed mother and more than one annual ritual। अच्छा, ये जो लाइन्स हैं ये ऊपर से थोड़ी सी कनेक्टेड है, प्रीवियस स्टैंजा से कनेक्टेड है कि ये जो लाइन्स इनको मिली थी आर्बिट्री लाइन्स, किसी ने बताई नहीं कि पोएम के पोएट के जो फादर है उनके लिए न्यूज़पेपर में कुछ लाइन्स लिखी गई थी। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो पैकेट्स इन्हें मिलते थे, जो बैग्स, पेपर बैग्स इन्हें मिलते थे, ठीक है? उसको पहले तो ये फन के लिए रीड करते थे, ठीक है? पहले तो बस उसको ले लेते थे, रीड करते थे। अगेन मैंने कहा कि ये चीज़ वही है कि कि वो अपने एक न्यूज़पेपर परचेज़ करने की जगह वो जो पेपर बैग्स हैं उन्हें रीड कर रहे हैं, जस्ट शोज़ हिज़ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़, ओके? एंड अब उनका क्या हो गया है कि वो एक उम्मीद में ये जो पेपर बैग्स हैं, न्यूज़पेपर बैग्स हैं, उनको लेते हैं, उनको पढ़ते हैं कि कहीं न कहीं, किसी न किसी बैग में उन्हें जो उनके फादर के लिए लाइन्स लिखी हुई थी, वो देखने को मिल जाएँगी, ओके? प्रीवियस स्टैंजा से कनेक्टेड लाइन थी यहाँ तक, ओके? एंड लास्ट 4 लाइन्स कह रही हैं एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज्ड मदर मोर देन वन एनुअल रिचुअल। अब सडनली यहाँ तक तो वो आराम से एक फ्लो में बात कर रहे थे, बट ये 4th लाइन के साथ उन्होंने पूरा एक मतलब एक सडन एंड, एक सडन कंक्लूजन दे दिया है। एंड उसमें उनका कहना क्या है कि भैया मेरे पिताजी ने मेरे लिए, पहले तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए डेब्ट छोड़ा है, कर्ज छोड़ा है, अनमैरिड बहनें छोड़ी हैं, एक क्या बोलते हैं, बच्चा छोड़ा है, उनका ग्रैंडसन जो कि बेड वेडिंग है यानी कि इन्फेंट है, बच्चा है, ठीक है? बहुत छोटा बच्चा है वो। अब इसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 और चीज़ें छोड़ी, क्या-क्या? ही लेफ्ट अस अ चेंज्ड मदर। चेंज्ड मदर कैसे? कि ऑब्वियसली पापा के जाने के बाद उनकी मदर जो है वो एक विडो हो गई हैं। एंड जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, उस टाइम पीरियड पे विडोज़ को जो है वो सोशल जजमेंट और सोशल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते थे एंड वो काफ़ी सोशली रिस्ट्रिक्टेड रहती थी, ठीक? सो एक इस पर्सपेक्टिव में वो चेंज हो गई हैं। सेकंड है कि उनका ओवरऑल फिज़िकल जो अपीयरेंस है एंड इमोशनल मेंटल स्टेटस जो है वो भी उनका चेंज हो गया, बिकॉज़ शी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड। अपने पति को खोने की वजह से उनके अंदर एक दुःख और तकलीफ की जो फीलिंग रहती है वो कंटिन्यूअसली रहने लगी, ठीक है? यूजुअली आप मूवीज़ में देखोगे, जो 90s की मूवीज़ रहती हैं उसमें जो विडो होती है वो कितनी ज़्यादा सैड रहती है और कितनी ज़्यादा एक्सक्लूडेड रहती है हर चीज़ से।
अगर आप लोग ने शोले देखी है तो उसमें वीरू के जो अपोजिट में विधवा औरत थी, लेडी थी, ठीक है, उनका कैरेक्टर जब आप कंपेयर करोगे तब आप यहाँ पे समझ पाओगे कि चेंज्ड मदर का मीनिंग क्या था, पोएम का। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी मदर को तो चेंज किया, पर साथ में हमें एक और रिचुअल दे दी, एक एनुअल रिचुअल दे दी। अगेन यहाँ पे अल्यूशन आ गया है हिंदुइज्म ट्रेडिशन का, ठीक है, अल्यूशन आया है हिंदुइज्म ट्रेडिशन का। अब उसमें भी क्या होता है कि हम लोग का हिंदुइज्म में एक एनुअल ट्रेडिशन होता है जिसमें हम जो भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जिनकी भी डेथ हो गई है उनको हम उनकी हम रेगुलरली एनुअल बेसिस पे पूजा करते हैं। पितरपक्ष के नाम से इस टाइम पीरियड को जाना जाता है एंड इस टाइम पीरियड में हमने हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए चीजें करते हैं। तो ये एक एनुअल ट्रेडिशन उनके लिए, या आप कह सकते हैं कि एनुअल रिचुअल पोएट के लिए एक्स्ट्रा उनके पिताजी छोड़ के गए। ओके, सो ये थी आपकी पोएम द आर्बिटरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको आगे और मिलता रहेगा। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि इस बुक से अभी तो मैंने सिर्फ पोएम एक्सप्लेन किया, अबाउट द ऑथर एक्सप्लेन किया है, एंड एक प्रॉपर बुक है ये, तो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, एक्सप्लेनेशंस, मीनिंग्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस बुक में अवेलेबल होंगे। सो इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक देन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर आप इसका पीडीएफ या ई बुक वर्जन चाहते हैं तो वो आप गूगल प्ले बुक से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। सो that's it from my side. Thank you so much for watching the video and I'll see you on the next one.